Hello, Acho. Welcome to Commerce Edge. Topic for the day is elasticity of demand, numerical पूरा portion. पढ़ते हैं इसको और कंप्लीट करते हैं एक पूरा टॉपिक. ठीक है, चलो. अब है क्या इस टॉपिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. इफ विल गो थ्रू दिस टॉपिक, थोड़ी सी थियरी और बाकी प्रैक्टिकल इस पूरे चैप्टर में. सो प्रैक्टिकल पहले बहुत अलग टाइप के थे, फिर सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करा. सो प्रैक्टिकल अब एक ही टाइप के बच्चे हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. द वर्ड इलास्टिसिटी मीन्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. मतलब एक यूनिट प्राइस चेंज होने पे या प्राइस चेंज होने पे कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्ड करता है टू द चेंज इन प्राइस. याद रखना, इलास्टिसिटी, इलास्टिक वर्ड से चीजों को समझना कि थोड़ा सा भी प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर रिस्पॉन्ड तो करेगा. देखो, प्राइस इंक्रीज पे कंज्यूमर डिक्रीज करेगा डिमांड, प्राइस डिक्रीज पे कंज्यूमर इंक्रीज करेगा. थियरी ऑफ डिमांड में हम ये चीज पढ़ चुके हैं अच्छे से. ना द क्वेश्चन इज कितना रिस्पॉन्ड करेगा. ऐसे समझो कि जहां पे तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड, वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट था. क्वालिटेटिव से क्या मतलब है मेरा? थ्योरी ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज या प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होता है. वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है. तो ये क्वालिटेटिव हुआ, ये क्वांटिटेटिव हुआ. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये बेसिक डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. अब कितने टाइप की इलास्टिसिटीज होती है और कितने टाइप के मैग्नीट्यूड बताता है, ये देखते हैं. ठीक है, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड. 5 अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. सो लिख लो, द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन सी होगी. द वेरी फर्स्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ईडी लेस देन 1. सेकेंड इज ऑब्वियसली ईडी मोर देन 1. ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली थियोरी भी है. यहां से सबसे ज्यादा थ्योरी भी आती है. द थर्ड वन इज ed equals to 1. Fourth one, ed equals to 0. The fifth one, ed equals to infinity. ये 5 डिग्रीज एक साथ लिख लो. हमेशा दिमाग हमेशा क्लियर रहता है कि 5 डिग्री जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज है. ed equals, ed is more than 1, ed is less than 1, more than 1, equals to 1, 0 and infinity. 5 अलग अलग डिग्रीज. अब इन पे काम कैसे होता है, ये ग्राफिकल कैसे होगी. देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अल्टीमेटली थियोरी ऑफ डिमांड का ही आगे का वर्जन है. कुछ नया नहीं है, उसी का आगे का कॉन्सेप्ट है जो इलास्टिसिटी, जो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ते हैं. तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं. तुम लोगों को मैंने ग्राफ बना के बताया था. तो एक डिमांड कर्व है, ये थोड़ा और स्टीप लेते हैं इसको. कोशिश करना जितना स्टीप ले पाओ उतना अच्छा है, तो क्लैरिटी टीचर को भी रहती है, तुम्हें भी रहती है. इसको थोड़ा फ्लैट ले लेते हैं ना. बोथ आर डिमांड कर्व, दोनों अल्टीमेटली डिमांड कर्व ही है. अगर हम यहां देखें, ठीक है, कि प्राइस जो है वो P1 से गिर के जब P2 होती है, प्राइस P1 से डिक्रीज होके P2 हो रही है, तो डिमांड जो है वो Q1 से इंक्रीज होके Q2 हो गई. प्राइस फॉल, डिमांड ज्यादा. सेम यहां पे भी हो रहा है. क्या हो रहा है? प्राइस फॉल P1 से, और डिमांड जो है वो प्राइस P1 से P2 पे आ गई, डिमांड Q1 से Q2 पे आ गई. दोनों जगह सेम चीज हो रही है. अंतर क्या है? यहां पे इतनी सारी प्राइस, इतना सारा प्राइस कम हुआ, थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, मतलब कंज्यूमर ने लेस रिस्पॉन्स करा, तो हम इसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड. और यहां पे इतना सारा डिमांड चेंज हुआ थोड़ी सी प्राइस से, तो हम इसे कहते हैं दिस इज इलास्टिक डिमांड. हाई इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक, एक ही बात है. हम अलग अलग नाम से इसको बोल सकते हैं. इसकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इसकी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. एक से ज्यादा, एक से कम इलास्टिसिटी, दो इलास्टिसिटीज होती. तीसरा, इसके साथ अटैच्ड एक और इलास्टिसिटी आती है.
एंड द इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। जिसको कोशिश करो तुम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओ। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व की इलास्टिसिटी परफेक्ट 1 होती है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसको यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थोड़ा कर्व बनाना जैसे इंडिफरेंस कर्व बनता है, उसी पैटर्न में कभी भी गलती नहीं होगी और परफेक्ट इलास्टिसिटी बन जाएगी। लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल्स टू 1। ये तीनों रियलिस्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। फिर एक आता है जो इमेजिनरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इमेजिनरी मतलब ये इलास्टिसिटी बोलते हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं जो मिलते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल अभी जब तक हम मार्केट फॉर्म्स नहीं समझेंगे, उस टॉपिक पे नहीं आएंगे, उसको भी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जस्ट सी, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी। 0 क्यों? कितना भी तुम प्राइस चेंज कर लो, ये टस से मस नहीं होने वाली। तुम प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज जो सेट करना है कर लो, क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। यहां पे तुमने प्राइस चेंज नहीं करा, फिर भी ये भागे जा रही है, फिर भी ये कम होती जा रही है क्वांटिटी। मतलब इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इंफिनिटी है, इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो 0 है, डल है, कोई चेंज ही नहीं है यहां पे। एंड दिस इज इनफाइनाइट चेंज। ठीक है, अगर हम इसको एक ही ग्राफ में बनाते हैं सारी इलास्टिसिटीज, जिससे कंपैरिजन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एक ही ग्राफ में जब चीजों को बनाओ ना, तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर हम एक ही ग्राफ में चीजों को बनाएं, तो सी, दिस इज 0 इलास्टिसिटी, दिस इज इनफाइनाइट, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, 0, लेस देन 1, मोर देन 1, इंफिनिटी। इतनी 5 अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन सकती है। ये 5 अलग अलग डिग्रीज हैं, 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। सो 5 डिग्रीज को तुम 5 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है न्यूमेरिकल पोर्शन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करा जाता है? इजी तरीका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, मेथड्स होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, हमारे सिलेबस में क्योंकि सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड होती है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड। यही हमारे सिलेबस का पार्ट बचा है, फिर भी समझ लेते हैं बाकी 2 मेथड्स कौन सी होती है। सेकेंड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, द थर्ड मेथड इज पॉइंट मेथड। अब ये 3 मेथड में से हमें सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, दैट इज परसेंटेज मेथड, क्योंकि बाकी सिलेबस से अभी टेम्परेरीली इन्होंने पॉज डाल दिया, उसके ऊपर पॉज बटन लगा दिया है। तो जब तक पॉज बटन है हम लोग निश्चिंत होते हैं, हम लोग बची हुई मेथड से पढ़ते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे होती है? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे मैंने बोला, डिग्री ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। विथ रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड याद रखना, उसके हिसाब से, मतलब फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस कितनी डिमांड चेंज हुई, डिमांड कितनी चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू। जो बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, तो नीचे आ जाता है। अब किसी चीज का परसेंटेज चेंज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तरीका होता है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसका परसेंटेज चेंज निकालोगे, इसका निकालोगे तो क्या होगा? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। यही तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ। परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकलता है, 100 से 100 कैंसिल, और उसको हम जब चेंज करेंगे तो फॉर्मूला बनके इससे ये और इससे एक और फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। कुछ लोग परसेंटेज मेथड को प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, दोनों एक ही मेथड है।
तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों से कोई अंतर नहीं आता, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दोनों फॉर्मूला सही वर्क करेगा। हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं, हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार। सो नोट डाउन कर लो सब लोग, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन, वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा कभी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। चलो, सो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लेते हैं क्वांटिटी 1 थी 100 रुपीज, क्वांटिटी 200 यूनिट्स, क्वांटिटी 2 इज 80। क्योंकि जब क्वांटिटी 1 था तो प्राइस था 5 रुपए, जब क्वांटिटी 2 हुआ तो प्राइस हो गया 10 रुपीज, जिसकी वजह से क्वांटिटी फॉल हो गई। ये इजी क्वेश्चन है, इजी से मेरा मतलब है स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, इसमें सोचना मत, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं बच्चे फिर निकालते हैं, नहीं सब कुछ मत सोचना, सीधे उठ के इसको डाल देना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही तो फॉर्मूला है। सो चेंज, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, सो क्वांटिटी में कितना चेंज आया है देखो ढंग से, सो चेंज इन क्वांटिटी इज 20, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस कितना हुआ है 5, पी इसको याद रखना, P1 समझना, P1 मतलब ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, सो ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी 100, सो 21 25 5 5 कैंसिल, 1 by 5 0.20 इज इलास्टिसिटी, मतलब लेस देन 1, इन इलास्टिक है इलास्टिसिटी। इजी था क्योंकि फॉर्मूला सॉर्टेड है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत इजी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द क्वेश्चन इज, हम परसेंटेज वाला जो मेथड सबसे पहले लिखा था जिससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो कब यूज करते हैं, तो उसको यूज करने के लिए परसेंटेज वाले फॉर्मूले को हमारे पास एक क्वेश्चन ही वैसा आता है, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूं क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन गिवन है, percentage change in price is 25%, ये गिवन है, और साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है कि क्वांटिटी 1 जो था वो था 80 और क्वांटिटी 2 इज 120, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। अब तुम क्या इससे ये पता कर सकते हो कितनी प्राइस थी कितनी नहीं थी, इन्होंने ये थोड़ी बताया प्राइस 100 रुपए थी, 1 लाख थी, 1 करोड़ थी, 10 रुपए थी, हमें तो सिर्फ इतना बताया कितना परसेंट चेंज हुआ है, लेकिन हमें ये तो पता हो सकता है ना ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, प्राइस का परसेंटेज चेंज और फॉल ही हुआ होगा क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है, तो प्राइस का परसेंट फॉल इज 25%, हमें इसका परसेंट फॉल हम निकाल लेते हैं। सो इसका परसेंट फॉल निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा क्यू मतलब चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, सो आंसर आएगा 50%। निकाल के देख लो, 41 42 2 और ये 50, सो 50% चेंज आ गया। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 25, आंसर वुड बी 2, 2 आ गया आंसर। मतलब हम कब परसेंटेज वाली मेथड यूज करेंगे, या तो दोनों परसेंटेज गिवन रहे या फिर एक परसेंटेज गिवन रहे, तो हम लोग परसेंटेज मेथड को यूज कर लेते हैं। सो इजी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। एक इसमें थ्योरी भी है, वो थ्योरी समझना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो थ्योरी है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्टर्स हैं मैं वो पहले बता देता हूं तुम लोगों को, वही फैक्टर्स पूछते भी हैं। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा इलास्टिसिटी या कम इलास्टिसिटी। सो नेचर ऑफ कमोडिटी में आता है लग्जूरियस और नेसेसिटी, सोचना थोड़ा सा, लग्जरी में इलास्टिसिटी ज्यादा होगा या नेसेसिटी में, मतलब किसी नेसेसिटी गुड्स की प्राइस एक्सट्रीमली बढ़ जाए या अच्छी खासी बढ़ जाए तो क्या हम नेसेसिटीज लेना बंद कर देंगे, ऑप्शन इज नो। किसी नेसेसिटी की प्राइस कम हो जाए तो क्या हम नेसेसिटीज भर के रख लें घर में,
ऑप्शन इज नो। मतलब नेसेसिटी प्राइस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो नेसेसिटी की इलास्टिसिटी कम होगी, लग्जरी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ये है इसका आंसर। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आता है सेकंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से हम देखेंगे कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है, कंज्यूमर की इनकम कम है। एक कंज्यूमर जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी ज्यादा है, 2 लाख पर मंथ मान लो, ठीक है, डिसेंट अमाउंट से बहुत ज्यादा उसको मिलता है। प्राइस अनियंस के चेंज हुए 40 से 60, कितना फर्क पड़ेगा इसको, बहुत कम। सो इज इन इलास्टिक इन नेचर, बहुत ज्यादा इलास्टिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक पर्सन जिसकी इनकम 5,000 अ मंथ है, उसको ये चेंज ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ये वही थियरी है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे टाइम एक फैक्टर हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट एक फैक्टर हुआ। क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब किसी प्रोडक्ट का बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, अ, उसका सब्सटीट्यूट भी है, और क्लोज मतलब उसी प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रांड नेम से बस, और एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो डेफिनेटली हम दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच हो जाएंगे। और अगर उसका क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे रेलवे, रेलवे का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो उसका प्राइस बढ़ने पे वी डोंट हैव ऑप्शन टू स्विच मच। क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, एयरवेज है, बट एयरवेज नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ रेलवे, सब्सटीट्यूट है, डिस्टिंक्ट सब्सटीट्यूट है। तो ऐसे केसेस में हम लोग स्विच नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है मेजर 3 पॉइंट जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा टाइम फैक्टर, अगर हमें हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है टू स्विच टू द प्रोडक्ट, जैसे हमें कल ही कहीं पे पहुंचना है, मजबूरी है लाइफ की, और एयर के फेयर ज्यादा है, सो वी हैव टू गो फॉर इट, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब ज्यादा कम कब होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मजबूरी का फैक्टर हो गया, पैसों वाला फैक्टर हो गया है। तो तुम ये 3 पॉइंट समझ के आंसर तो सारे निकाल सकते हो। इन केस वर्स्ट तरीके में अगर कोई अलग से पॉइंट फंस गया, इतना सोचना बस कि क्या उसकी वजह से हम डिमांड बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे यहां पे अपन ने समझा कि यार नेसेसिटी में नहीं करेगा बहुत ज्यादा असर, कम में और ज्यादा में दोनों में, मतलब नेसेसिटी इज इनलास्टिक। इस तरीके से तुम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सो समझना क्या क्या है, 3 पूरे पॉइंट्स में चैप्टर कवर हो जाएगा तुम लोग का। फर्स्ट इज मीनिंग एंड डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड 2 फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल, एंड थर्ड इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना पढ़ लो, तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मतलब ये कंप्लीटली कवर हो चुका है। फिर भी कोई डाउट्स है, सो टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल योर डाउट्स। जो भी डाउट्स हो वहां पे पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू।